कैफ 1 FAR 1 का। अच्छा जी, कल वाला लेक्चर कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा लेक्चर, आपसे पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, भूल गया हूँ, बल्कि यूं कर लूंगा। भाई बात सुनिए, ठीक है, किधर गए? चले गए? चले, एक मिनट यार। इसी हैंड आउट के अंदर ना मैं उन्हें रोक देता हूँ, अभी फोटोकॉपी भी नहीं रखवाते, मैं इसका सोल्यूशन भी उसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके, चले जी। तो कोई मसले मसाइल जो हम कर रहे हैं वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है बस। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, ठीक है? वो मेथड आपको मैं जब करवाऊंगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये वाला नेट था, ठीक है? अभी तो हमारी ज़िंदगी में एक ही मेथड है। अच्छा, वो ना यूज़ होने वाला है, तकरीबन कर लेते हैं हम एंड पे जाके एक आध सवाल उसका भी, क्योंकि आईकेप का क्या पता है, पूछ ही ले, ठीक है? लेकिन वो एंड पे जाके करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल जो मेथड हम कर रहे हैं वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड जो अल्फाज लिखता है ना, वो इस तरह के लिखता है कि एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट एसेट, ठीक है ना? कुछ इस तरह की बात लिखता है, यानी कि हम एक्यूमुलेटेड अकाउंट को क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, नील कर देते हैं। यही देखा था ना हमने, जीरो हो जाता है हर रिवैल्यूएशन पे, एक्यूमुलेटेड का अकाउंट क्या हो जाता है, बस वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही है। जो दूसरा मेथड जब वो पढ़ाऊंगा तो फिर ही पता लगेगा ना कि ये मेथड डिफरेंट है, और अभी तुम्हारी जिंदगी में एक ही मेथड है, ठीक है? सही है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया तो वो मेहनती बने जो बहुत मेहनत करता है, वो जो डंकी होता है और वो डंकी वर्क करता है। आपने ये किया नहीं, वो तो मैंने बता दिया था इस वजह से। आई बेट अगर मैं ना बताता, पता है क्या करते? सुनो 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 सुनो, करते ये 1 जुलाई 8 को एसिड खरीदते, 30 जून 9, 30 जून 10, 30 जून 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 जून 22 तक वर्किंग करते। स्टिल किसी बच्चे ने की, हाथ खड़ा करें, स्टिल किसी बच्चे ने की, एक दो जरूर होंगे, ना माने ना माने, मुझे पता है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है। देखो, अपने बच्चों का पता होता है बंदे को, ठीक है ना? तो मुझे पता है 2-3 तो कम से कम अभी भी होंगे, हालांकि बता के भेजा था। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, सबने ऐसे ही किया है। चलें सुने, अब वो जो मैं आपके साथ रिमेनिंग लाइफ रिवैल्यूएशन की डेट पे खड़े होकर निकालो और बार बार कहता था टोटल लाइफ इतनी है और रिमेनिंग, उसको यूज करना था, एक बात रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो तो चाहे 500 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो, आपने क्या करना है, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है लाइफ से, ठीक है? तो दरअसल ये पर्चे में ऐसे नहीं करना कि आपने क्या करना था, 1 जुलाई 2000 कब खरीदा, 8 को एसिड खरीदते और फिर उसकी कोई वर्किंग नहीं करनी थी, वो सारा कुछ होता रहा होता रहा होता रहा, और आपने डायरेक्ट जंप लगा के आना था 30 जून 2022 का मतलब 1 जुलाई 2022 भी होता है, पता है ना? तो ईयर एंड 30 जून हो तो 30 जून 2022, और इस दिन आपके पास कॉस्ट नहीं होनी थी एसिड की, बल्कि अच्छा WDV डायरेक्ट निकालते हुए फिर मसला हो सकता है। तो चलो ये कर लेते आप कि 30 जून 22 पे लिखते कॉस्ट कितनी है, कितनी है कॉस्ट, 600 की कॉस्ट, ये लिख लेते। भाई नजर आ रहा है, मेरे चांद नजर आ रहा है, आप दूसरे चांद को, पिछली लाइन वाले पहले 2 को। ये कोने जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए ये कोना तो मैं खाली रखता हूँ क्योंकि आगे मैं आ जाता हूँ। अच्छा जी, हालांकि स्मार्ट सा हूँ आपको उस्ताद को ऐसे, बहरहाल अब क्या हो सकता है, गुजारा करें अब जो है, या उस्ताद बदल लें या जगह थोड़ी सी बदल लिया करें। अच्छा जी, 600 मैंने कॉस्ट लिख दिया, ठीक है? हालांकि होना क्या चाहिए था, बुक वैल्यू। तो ये कहानी चली आ रही थी, कॉस्ट इसलिए लिख दिया कि आप डायरेक्ट WDV निकालते हुए परेशान ना हो। फिर 30 जून 2022 पे डेप्रिसिएशन की बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेनी थी बस, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 600 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ 30 साल थी, अब ये निकलेगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब साल गिनना शुरू करते हैं। 1 जुलाई 8 को ये एसिड खरीदा था, 1 साल 30 जून 8 पे ना खत्म कर लेना, ठीक है? 30 जून 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने साल? ये 10 और ये 4, 14 इंटू 14
आंसर इज 280। ये 280 की डेप्रिसिएशन माइनस हुई और 320 आ गया हमारे पास बुक वैल्यू एट 30 जून 2022। क्योंकि हमने बुक वैल्यू को कंपेयर करना है ना, यकम ये 30 जून 22 का मतलब यकम जुलाई 22 भी है ना, ठीक है। तो हमने यकम जुलाई 22 की रीवैल्यूड अमाउंट के साथ यकम जुलाई 22 की ही बुक वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है, ठीक है। तो इस डेट से परेशान तो नहीं हो रहे, कॉस्ट के साथ ये डेट लिखी हुई है, और भाई डेट तो कॉस्ट तो सारी जिंदगी कॉस्ट ही रहनी है ना। वो यकम जुलाई 8 पे भी यही कॉस्ट थी, हर साल यही कॉस्ट आती जाती है, ठीक है ना, और सही है। तो कितने बच्चों ने ऐसे ही किया था और कितने बच्चों ने ऐसे नहीं किया था, डिटेल से करके लाए थे, बता दो ना यार, सही है, कुछ नहीं होता है। हैं 5-7 हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कोई बात नहीं, ये मौका है सीखने का। मसला तब हो कि पर्चे में ये काम कर दो, तो पर्चे में ये काम नहीं करोगे इंशाल्लाह, बड़ी प्रैक्टिस करनी है इस काम की। अभी हम नोट बनाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, क्योंकि अब तो FR1 शुरू हुई है ना रिवैल्यूएशन में। अब जो पर्चे में आना है वो सीखना है हमने, आज शुरू कर देना है, लेकिन उसकी बेस सारा कुछ है जो पढ़ते आ रहे हैं। बनाने का कह देगा आपको नोट, अब उसमें एडिशन भी होगा जिसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड कर रहे होगे, डिस्पोजल भी होगा, सेल वाला भी होगा, डिस्ट्रक्शन वाला भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, चेंज इन एस्टीमेट भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगी, ठीक है ना। तो वो सारी बेस है, उसी के साथ ही ये सारा काम करते हैं। बहरहाल बहुत सारी प्रैक्टिस होगी हमारी इसकी। रिवैल्यूएशन ऐसे ही मैं कह रहा था कि वो किसी भी दिन खड़े होकर रिवैल्यूएशन करवा लेते हैं, ठीक है ना, सही है। चलो अब 30 जून 22 पे क्या करेंगे, ये यकम जुलाई 22 पे एक लाइन खाली छोड़ेंगे, वेरी गुड, ये बात बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 800। अब एसेट हमारा 320 पे था, अब लेके जाना है उसको 800 पे, तो 480 से बढ़ाना पड़ा, क्या आ गई है, सरप्लस आ गया, रिवैल्यूएशन पर गेन आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये इस तरफ बन रहा होता था हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये 480 का रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि जर्नल एंट्री सिर्फ इस साल की मांगी हुई थी, 30 जून 2023 को जो खत्म हो रहा है, यानी कि यकम जुलाई 22 से 30 जून 23 तक। तो इधर तक की कोई एंट्री नहीं करनी थी, ना एसेट को खरीदने की एंट्री करनी थी, ना ही वो एक्यूमुलेटेड एप्शन की ही एंट्री भी नहीं करनी। ये नहीं हम कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं इस दिन और एक्यूमुलेटेड एप्शन की एंट्री कर, नहीं। इस साल के अंदर कौन सी एंट्री हो रही है, साल के पहले ही दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, तो उसकी 2 एंट्रीज थी, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, यहां पे मिलती है ना, यहां पे तो मिलती नहीं है ना ट्रांसफर की एंट्री। और कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करोगे, 280, सारी की सारी निकाल ली थी हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये 2 एंट्री तो हो गई। अब ईयर एंड आना था 30 जून 2023, डेप्रिसिएशन करनी थी किसकी, 800 की, किस पर, रिमेनिंग, किस पर, रिमेनिंग लाइफ। और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी थी, हाँ यकम जुलाई 22 पे खड़े होकर निकालनी थी, ये सिखा रहा था, ठीक है ना। अब ऊपर डेप्रिसिएशन देखने वाले जो हैं, जिनकी आदत थी कि 1 2 3 4 डेप्रिसिएशन हो गई, चलो जी इतनी लाइफ गुजर गई, इतनी रह गई, वो तो फिर फंस जाते ना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यकम जुलाई 22 पे खड़े होकर हमने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। एक एसेट जो यकम जुलाई 8 को आया था, यकम जुलाई 22 तक कितने साल गुजर गए, दोबारा गिन लो या ये गिने हुए हैं यूज कर लो, 14, 30 में से 14 साल गुजर चुके, तो रिमेनिंग 16 डिवाइडेड बाय 16, कितने बच्चों ने 16 निकाल लिया था, ओके जी। और साथ ही साथ 400 उसी के साथ भी आपने, सॉरी 480 के साथ भी आपने जी 50 ऐसे बोला, मुझे 400 लग रहा था, क्लियर तो बोल दो, 750, 450, हाँ जी बेबी, अंग्रेजी वाली, ओके। बुक वैल्यू जी। अब एंट्रीज की बात अगर करें तो हमारे साल में 4 अदद एंट्रीज हो रही हैं जो आपके सवाल की रिक्वायरमेंट थी। मैं एंट्रीज कर नहीं रहा, ज़बानी बोल रहा हूँ, सिर्फ चेक करके टिक कर लें। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, मिली नहीं ना यहाँ से, ठीक है, 280 से टिक कर लें, नहीं की वो कर लें। अब तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर हो गया। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, डन 480 से, ठीक है। तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 से। चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 30 से। तो कहा था आपको ये सवाल 2 मिनट का है, ठीक है। तो सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, 4 एंट्रीज की, 2 मिनट का ही काम था, ठीक है। 2 नहीं तो 3 मिनट लग जाते, लेकिन जिन्होंने ओके। अच्छा जी, शहजाद टेक्सटाइल परचेज द प्लांट फॉर 500 यकम जुलाई 10, प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू।
SML uses revaluation model for subsequent measurement. ये सारी बातें तो पता है ना, रिवैल्यूएशन मॉडल, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बताया था आपको, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में 2 मॉडल्स अलाउड हैं, ठीक है। एंड अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ये कौन सा मेथड है, अंडरलाइन करके लिखें, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, बस ये वही मेथड है जो हम कर रहे हैं। तो पर्चे में ये नाम लिखा हुआ है तो परेशान हो जाएंगे, नहीं, जो काम करते हैं वही कर देंगे। जब दूसरा मेथड आएगा फिर इससे फर्क करेंगे। तो जो मेथड रिवैल्यूएशन काम कर रहे हैं वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही है। डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज आर एज फॉलोज। 3 रिवैल्यूएशंस हुई और 1-1 साल के फासले से हो रही हैं, 11, 12 और 13, डे 1 पे, यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है। तो ऐसे ही सवाल हमने, इससे मुश्किल सवाल कल क्लास में कर लिया था, ठीक है। रिक्वायर्ड सिर्फ क्या था, जर्नल एंट्रीज, इग्नोर टैक्स इम्प्लीकेशन। अभी तो आपको लग रहा है ना ऐसी बात है, ये FAR 2 में जाके पता लगेगा आपको कि जब टैक्स आता है तो फिर क्या होता है। मैंने बताया था आपको, टैक्स आएगा तो ये 3 कॉलम्स है ना, 2 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल उसको छोड़ दो, तो बात की बात है। टैक्स का लफ्ज लिखा भी हो तो FAR 1 में आपने इग्नोर करना है उसको, ठीक है, हम पे वो अप्लाई नहीं होता। तो ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी थी, पर जर्नल एंट्रीज करने के लिए वर्किंग जरूरी होती है। तो वर्किंग तो लाजमी है, वर्किंग फटाफट कर लेंगे, आगे जो रिक्वायरमेंट हुआ करेगी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको आज के हैंडआउट के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा और होपफुली बिल्कुल सही होगा आपका वो सोल्यूशन। ढूंढना पड़ेगा। अच्छा भला ऑनलाइन वालों के सामने ये पर्दा रह रहा था कि मैं हैंडआउट के अंदर मैंने ये सोल्यूशन लगाया हुआ है, लगाना है अभी जी, क्लास खत्म होती है तो सोल्यूशन इस हैंडआउट में, लेक्चर 10 के हैंडआउट में अटैच कर दूंगा और अटैच करने के बाद आप लोगों के साथ ये वाला हैंडआउट फिर शेयर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा चलें जी, आज हम नोट बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे जी? नोट बनाना सीखेंगे, ठीक है। नोट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। सुनो, एक जादुई जुमला जिससे आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, वो सुनो। नोट तो कुछ भी नहीं है, नोट तो ये लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है। और लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल है? मैंने जिस दिन रिवैल्यूएशन सिखाई थी, मैंने इंट्रो की रिवीजन कराई थी, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या कहा था, यार लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में, हमने तो उल्टा स्टेटमेंट से लेजर में जाके देखा था। मिसाल के तौर पे फिर कर लेते हैं, डेटर डेबिटर जिसे आप कहते हैं, ओपनिंग 10 रुपये था मिसाल के तौर पे, सेल 150 हुई, कैश 90, क्लोजिंग कितना आ गया, 70 आता है, ठीक है, सही है। अब मैं आपको कहता हूं कि जी ये डेटर का लेजर है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो क्या करना है भाई, स्टेटमेंट से लेजर बनाते हुए फिर सोचना पड़ता है ये क्या बला है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, ताकि डेबिट क्रेडिट का पता लगे और ओपनिंग उधर लिख सके। अभी लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में जाना तो बिल्कुल आंखें बंद करके भी आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। क्या मतलब, ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आप लिख दोगे डेटर, क्या लिखोगे, डेटर्स, ठीक है। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग, ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10। जो इसमें डेबिट साइड पे आ रहे हैं वो प्लस कर देंगे, जो क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं वो माइनस, ठीक है। तो प्लस सेल 150 लेस कैश 90, और ये जो आपने कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाला है ये यहाँ पर भी बैलेंसिंग ही निकलेगा। आपने दिस प्लस दिस माइनस दिस किया तो 70 क्या आ गया, क्लोज। तो आपने क्या किया, एक लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैपिटल का लेजर हमने बनाना सीखा था स्टार्ट में, अभी ये जो रिवीजन शुरू की थी। ओपनिंग बैलेंस होता है मिसाल के तौर पे 50 रुपये ओपनिंग था। कैपिटल का बना रहा हूँ जरा, ठीक है ना, शेयर कैपिटल का नहीं, कैपिटल का 55 वाला। प्रॉफिट्स इस बिजनेस ने कमाए लेट से 10 रुपये, ठीक है। ड्राइंग्स करके ले गए ओनर साहब 5 रुपये, और क्लोजिंग कितना आ रहा है, 55। अब देखो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट से लेजर में आते फिर सोचते ये एसेट है तो इसको ओपनिंग डेबिट पे लिखना है, और ये कैपिटल है इसकी नेचर क्रेडिट है तो ओपनिंग क्रेडिट पे लिखना है। यार लेजर से स्टेटमेंट में जाना तो बस यहाँ पे लिखा कैपिटल, ओपनिंग डेबिट है या क्रेडिट है, नेचर जो मर्जी है, ओपनिंग तो यहाँ ओपनिंग ही लिखना है ना, ठीक है जी। 50 फिर प्लस प्रॉफिट 10 लेस तस्वीरें 5 इक्वल टू क्लोजिंग। तो लेजर को किसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो नोट है ना, नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप रहने दो, क्लास दरवाजा वो खुला है, जाओ। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है, ठीक है। अच्छा वो कल वाले क्वेश्चन के लेजर्स बना के आए, क्वेश्चन 1 के कितने बच्चों ने क्वेश्चन 1 के लेजर्स बनाए,
ओके, हाथ नीचे कर लो भाई, तुम्हारा कैमरे के आगे ऐसे हाथ आ गया बच्चा ये क्या, ठीक है। तो अच्छा है, लेजर बना लिया आपने। आज इस सवाल का कोशिश करूंगा मैं, नोट भी इसी सवाल का बनाया, तो लेजर से आप उसको फिर बेशक मैच कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब इस नोट के अंदर कौन कौन से लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो भाई फिलहाल चूंकि हमने अभी इंपेयरमेंट नहीं ना पढ़ी हुई, इसलिए इसको साइड पे रख दिया, ठीक है। I36 होपफुली इसके बाद I16 जब खत्म हो गया अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर वो शायद पढ़े, ठीक है। बहरहाल तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपने अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना है तो आप एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बस, ठीक है। उसके अलावा कोई तीसरा अकाउंट आपने इस नोट में नहीं लाना, जबकि हमने 3 अकाउंट्स बनाए थे ना, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन। लेकिन इस नोट के अंदर आपने सिर्फ एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम क्या हुआ करेगा पर्चे में? वो आपसे कह सकता है प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई, कोई आपको कह सकता है प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई, या वो इस नाम से भी कह सकता है प्रिपेयर फिक्स एसेट स्केड्यूल। तो ये तीनों ही एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। मैंने ये हैंडआउट में लिख दिया। हमने प्रिपेयर अब करना है जी नोट ऑफ पीपीई यूजिंग लेजर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है जी। तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं और रुक कर देख लें, ठीक है। फॉर्मेट ज़रा ध्यान से देख लें, ठीक है। हम सबसे पहले तो बिजनेस का नाम लिखा करेंगे, तो याद है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते थे बिजनेस का नाम, फिर रिपोर्ट का नाम यानी इनकम स्टेटमेंट, फिर रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, यही कहते थे ना, और फिर करेंसी लिखते थे रुपीज़। तो यही सारी बातें हैं। बचपन में आपको पढ़ाया जाता है इंट्रो में कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक सेट होता है जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, रुक जाओ, ये आपने इंट्रो में पढ़ लिया, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप इंशाल्लाह FR 1 में पढ़ेंगे। हमने कैश फ्लो भी बनाना सीखनी है यहाँ पे, और हमने स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीखनी है। 4 हो गए। और 5वां कंपोनेंट होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर सारे नोट्स नहीं है आपके पास, फुल फ्लेज नोट्स तो आप बनाएंगे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के FR 2 में, लेकिन कुछ टॉपिक्स के नोट्स हम यहीं पे बनाना सीख लेते हैं, जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टॉपिक है। इसके नोट्स हम जो नोट है, नोट्स के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है यहाँ बनाना सीखेंगे। फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसका नोट बिल्कुल इसी जैसा होता है, वो भी बनाना सीख लेते हैं। और एक नया मेहमान आया है हमारा, ठीक है, IAS 8, तो देख लूँगा मैं ICAP की बुक को आते हुए, ठीक है। अगर तो उन्होंने सिर्फ IAS 8 की बात की हुई तो IAS 8 पढ़ लेंगे, और अगर उन्होंने इसको नोट की हद तक भी बात की हुई तो उसका नोट बनाना भी हम सीख लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स के हम नोट्स यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और बाकी नोट्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है। अब उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर आपके फिक्स एसेट जो होते हैं, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये इस तरह नहीं होता कि इंट्रो की तरह से आपकी बैलेंस शीट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे लंबी लाइन नीचे लेस एक्यूमुलेशन भी आप कर रहे हैं, तो एक सफ़े के ऊपर तो यही आ जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट के फेस पे मैं आपको दिखाऊंगा, आज जरा शुरू तो कर लें, ठीक है। फेस के ऊपर सिर्फ एक फिगर आ रही होगी, कितने आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एसेट्स पड़े हैं, ठीक है। अब उसकी डिटेल नोट में होगी, वो नोट कौन सा है जो अब हम बनाने लगे, ठीक है। इसके अंदर सारी डिटेल होगी, वो किस तरह से होगी, अब सबकी तवज्जो चाहिए जरा। इससे इधर नहीं हो सकता, इसलिए आप मैनेज कर लें आप लोग, ठीक है। पहले आप ना तीसरी, चौथी, 5वीं रो को भरा करें, पहली दूसरी एंड पे भरा करें, ओके। अच्छा जी, बिजनेस का नाम तो सवाल फिलहाल है कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंपनी नेम या बिजनेस नेम, बिजनेस नेम, बिजनेस का नाम यानी रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, ठीक है। बिजनेस नेम, यार ये क्या है यार ये वैसे ना। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे इसके बाद लिखा करते थे इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब वो बनाते थे। आज इन दोनों में से कुछ नहीं बना रहे, बल्कि आज क्या बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं। और नोट जो है, ये जो नोट होगा, ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले पोर्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। ये एंड तक नजर आ रहा है सबको? नहीं नजर आ रहा तो मैंने बोला है, क्या लिखा मैंने, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिखा है मैंने, ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके बाद पीरियड लिखा करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 लग रहा है मेरे सवाल से, ठीक है।
भाई ये देखें, ये जो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन नहीं रखा, सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। और ये सोल्यूशन इंट्रो की किताब से एक नॉर्मल फिक्स एसिड इंडक्शन वाले सवाल को के सोल्यूशन को उठा के मैंने यहाँ पे रखा हुआ। मकसद कहने का ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो वाकई ऐसे ही है। नोट में कुछ नहीं करना, जिसको लेजर बनाना आता है, जब वो लेजर बना चुका है तो उस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, नोट, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, पहले लेजर बना के फिर नोट बनाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रा बड़े होते जाएंगे और हम डायरेक्ट नोट भी बनाया करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पर्चे के अंदर अगर वो 12-13 नंबर का 14 नंबर का सवाल दे देता है, मिसाल का 15 नंबर का सवाल आ गया, नोट बनाओ, ठीक है। अब आप बैठ के पहले आपने सारे लेजर बनाए और फिर उसके बाद उनके बैलेंसेस को, वो जो नज़र आ रहा था लेजर, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो फिर तो आप एक सवाल कर लोगे पर्चे में, ठीक है। तो उस एक की वजह से अगले 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सीखते चलेंगे चीज़ें, लेकिन फिलहाल तो आज पहला दिन है, ज़िंदगी में पहली बार नोट बनाने लगे आप, ठीक है। ज़िंदगी में पहली बार नोट बनाने लगे तो अच्छा, अब नोट्स का ना चलें थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती है, उसमें सेल्स, एंड वालों को भी नजर आया ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी एड अदर इनकम लेस, चलो जरा बड़े हो गए, अब ऐसे कर लेते हैं, हम नाम लिख लिया करते हैं, ठीक है। एडमिन, सेलिंग, अदर, ठीक है। बस अब थोड़ा सा बड़े हो गए, एडमिन एक्सपेंसेस अलग रखते हैं हम, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, और 2-3 और भी हैं, ठीक है। वो फिर किसी वक्त पूरा फॉर्मेट इसका देख लेंगे, ठीक है। और ये सारी बातें लेस होने के बाद हम पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट। हाँ, टैक्स अभी फिलहाल आपने नहीं पढ़ा, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही बनाते थे आप इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है जी बैलेंस शीट। तो ऐसे आप बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल, अच्छा जी चलें, कैपिटल एंड, चलो ठीक है, मेरा दिल था एसेट्स वाली साइड लिखकर जान छुड़ा लेते, चलो ठीक है, ठीक। कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आप पहले कैपिटल का पोर्शन लिखते थे, ठीक है जी। उसके बाद लायबिलिटीज का पोर्शन लिखते थे, लायबिलिटीज में भी कुछ लायबिलिटीज आ रही होती थी, ठीक है। फिर स्टार्ट होती थी कहानी एसेट्स की, और एसेट्स में आप नॉन करंट एसेट्स में, ये तो मैंने बच्चों को पीपीई लिखवा दिया था, वरना इंट्रो के लेवल के ऊपर ज़्यादातर बच्चे मेरे वाले ही बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पीपीई लिख दिया था बैलेंस शीट में इंट्रो में। लेकिन वैसे इंट्रो में ये पीपीई लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पे भी शायद यही बताया होगा कि यार आगे जाके ऐसे करना ही है, तो चलो अभी से कर लो। वरना इंट्रो के लेवल पे क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स लिखकर यहाँ पे लिखा था लैंड, बिल्डिंग, लेस एक्यूमुलेशन, प्लांट मशीनरी, लेस एक्यूमुलेशन, फर्नीचर, लेस एक्यूमुलेशन, तो वो सारी लिस्ट यहाँ बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब जो प्रोफेशनल लेवल पे आप अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें इस तरह से नहीं आप बैलेंस शीट के फेस पे सारा कुछ लिख रहे होते। तो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पर एक फिगर आ रही होगी, ठीक है। अब ये फिगर में सारे ही एसेट्स की डिटेल पड़ी होगी, ठीक है। अब ये सारे एसेट्स की डिटेल देखने के लिए आपको नोट्स में जाना पड़ेगा। ऐसे ही इनकम स्टेटमेंट बनी होती है, देखता हूँ मैं शायद अभी एक नज़र आपको दिखा दूँ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन पहले नोट बनाना तो सीखें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बनी होती है, फिर बैलेंस शीट होती है अगले सफ़े पे, फिर कैश फ्लो होती है, चेंजेस इन इक्विटी होती है, और फिर हेडिंग आती है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें फिर अब नोट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आपकी सेल्स हैं, उनमें रिटर्न शिटर्न है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोफेशनली जो बनती हैं, पब्लिश हुई होती हैं, उनमें यहाँ ब्रैकेट में सेल लेस सेल रिटर्न नहीं की होती, ठीक है। उसके लिए तो लिखा होगा यहाँ पे, आप नोट नंबर 1 में जाकर देखें। नोट नंबर 1 में यूजर जाएगा, उसमें जाकर देखा जी सेल्स हैं, लेस रिटर्न्स हैं, कुछ टैक्स लेस जो ट्रीटमेंट होती है, ये नोट आप FAR 2 में बनाना सीखेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में आप करते थे ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं, लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो वो और तफसील से होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा होगा नोट नंबर 2। अब यूजर नोट नंबर 2 में जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर होगी, ठीक है। और इसकी अगर कोई ब्रेकअप है, कोई डिटेल है, कोई प्लस माइनस है, चीज़ें 5-6 मिलकर एक बनी है, तो वो नोट 2 में जाकर देखें, ठीक है ना। तो ऐसे ही अदर इनकम का नोट, एडमिन, सेलिंग, ऐसे करते करते कोई 7-8 नोट यहाँ पे बन गए मिसाल के तौर पे, ठीक है। फिर कैपिटल के अंदर कोई अगर है तो नोट बन जाएगा, लाइबिलिटीज़ में अगर कोई वर्किंग है तो नोट्स बनते बनते हम पीपीई तक पहुँच गए। और मिसाल के तौर पर इससे पहले मिसाल के तौर पर कोई 12 नोट बन चुके थे, सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, सेलिंग का, एडमिन का, अदर इनकम का, कोई कैपिटल का, कोई लाइबिलिटीज का, करंट का, कोई नॉन करंट, करते करते वो 10, 11, 12 नोट बने हुए थे। तो पीपीई का नंबर जब आया तो इसका नोट नंबर 13 बना, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए समझाया कि यहाँ पर हम नोट नंबर भी लिखा करेंगे, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकता है, आप एक नंबर भी लिख देना यहाँ पे,
वो भी सही है। ऐसे ही अज्यूम करना है कोई नंबर, आई कैप के सोल्यूशन में यहाँ नंबर 1 लिखा होता है, तो सवाल जो सिर्फ यही सामने है, तो नंबर 1 लिखना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने 13 क्यों लिखा, ताकि ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट रहे ध्यान में कि नोट्स तो बहुत से बन रहे होते हैं, उनमें ये 13वां नंबर है। आपका दिल करे आप 17 लिख लो, 22 लिख लो, 25 लिख लो, 5 लिख लो, जो मर्जी नंबर लिख लो, लेकिन नंबर जरूर लिखना कि ये क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रेफर हो रहा होगा नोट्स के अंदर ये नंबर। ठीक है, तो नोट नंबर 13 हमने अज्यूम किया। किस चीज का नोट है जी ये? प्रॉपर्टी, पौधा एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हमारे सारे फिक्स्ड एसेट आते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो थी सारी ऐसे ही बात मुफ्त के नंबरों वाली। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने कहा ये नोट पीपीई का जो बनाना है, इसमें कौन से 2 लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एसेट को और, तो एसेट्स की या तो हम बल्कि मैं इसको एक लफ्ज मुश्किल से लिख रहा हूँ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या कह रहा हूँ जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। पता है क्या होती है? अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो उसकी कॉस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। तो कह सकते हैं कि कॉस्ट। ठीक है ना। बहरहाल मैंने ये मुश्किल लफ्ज लिखा और इसका मतलब मैं इधर आपको बता देता हूँ। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है जी? ये कॉस्ट भी हो सकती है अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, और रीवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ठीक है, सही है ना। तो जान छुड़ा लेते हैं हम, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लेते हैं। जो एसेट कॉस्ट मॉडल पे होगा उसकी कॉस्ट पड़ी होगी यहाँ पे, जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगा उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। ठीक है, सही है। ओके, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कि जिसको आप कह रहे थे एसेट का अकाउंट जो कॉस्ट पे बनता है, समझ आ रही है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? ओपनिंग बैलेंस। फिर ऐड क्या करोगे? ये आज मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ, कल से ये भी छोड़ देंगे लिखना। एडिशन ने ऐड ही होना, ओपनिंग डिस्पोजल ने तो टाइम बचाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। बहरहाल एडिशंस, फिर डिस्पोजल्स, साथ साथ नोट नहीं करना प्लीज। और फिलहाल तो बस इतना ही, रीवैल्यूएशन तो है नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा जी? चलो मैं दोबारा बना लूंगा, फिलहाल बातें सादा ही रखते हैं। रीवैल्यूएशन वाले नोट के लिए ऊपर वाला सब लिखा रहने देंगे ना, पीछे से मैं दोबारा लिखूंगा। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा क्या स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने? एक्यूमुलेटेड। अच्छा ये काम लग रहा है बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या टेंशन है। अभी जब ये मैंने कंप्लीट करना है ना, आपने कहना ये भी कोई काम था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में भी 4 नॉर्मल चीजें क्या आती हैं, ज़हन में लाएं। ओपनिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे आती थी, और क्लोजिंग। बस ओपनिंग बैलेंस। फिर ऐड करते थे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन लेस करते हैं डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो माइनस डिस्पोजल लिख दो, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा नोट बन गया। अब करना क्या है, जितने नंबर ऑफ एसेट्स हैं यानी क्लास ऑफ एसेट, यानी व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर है, लैंड है, बिल्डिंग है, उन सब के अलग अलग कॉलम बनाते चले जाओ। ठीक है, जैसे कि हमारी एग्जांपल में हमारे पास इस सवाल में कौन सा अकाउंट है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का नोट बनाना है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। सबकी तवज्जो इधर देखें, आ जाएं इधर। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? यकम जनवरी 9 पे ओपनिंग बैलेंस कितना? 5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस कितना लिखोगे? 5 लाख। अच्छा, थाउजेंड में करना भी सीखते हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स। क्या करोगे? यहाँ ऊपर एक दफा लिख लेंगे रुपीज इन थाउजेंड्स, अभी याद कराना लिखते हैं। ठीक है, तो मैं थाउजेंड में क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। ओपनिंग बैलेंस 500। ठीक है, रुक जाओ अभी आप खुद ही करोगे ये सारा काम। ओके, नेक्स्ट एडिशन। एडिशन, दोनों एडिशन है तो इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो एडिशंस 210। अच्छा ये बताना है कि कैसे बने, तो इसके साथ में एक छोटा सा ऐसे ए लिख लो। ठीक है, और नोट से अलग थलग कहीं पे एक वर्किंग्स बना लेते हैं, वर्किंग्स लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें वर्किंग 1 क्या की हमने, हालांकि ये जरूरत भी नहीं थी करने की, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ, मुश्किल काम जब आएंगे तो क्या करेंगे, वर्किंग अलग कर लिया करेंगे और फिगर उठा के ले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 एडिशंस मिला के हमने एक लिखा ना। 2 एडिशन कौन कौन से थे जी? 90 और 120। यहाँ पे हमने यूँ लिखा 90 + 120 इज इक्वल टू, तो हमने कहा ये 210 ऐसे बना है, एग्जामिनर को बता दिया। ठीक हो गया, सही है। आगे आओ जी, ओपनिंग और एडिशंस हो गए, डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड। डिस्पोजल कितना है?
ये एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट अगर अलग पड़ा है तो मतलब एसेट अकाउंट एट कॉस्ट बन रहा है ना, तो ये कॉस्ट डिस्पोजल की निकल गई। ठीक है, कितनी कॉस्ट, ये देखो 190, इसकी तो वर्किंग की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना जी। मुश्किल लगा नोट, पीपीई का नोट बनाना मुश्किल काम है, बस लाइनें लगाना मुझे मुश्किल लगता है, बाकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन सा अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा, प्लांट मशीन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखो हमारा ऊपर हेडिंग लगी हुई है प्लांट मशीनरी, तो इसी की ये कॉस्ट थी जिसको मैंने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख के जान ही छुड़ा ली, पहले दिन ही पक्का कर लिया ना काम। वैसे यहाँ पे असूली तौर पर पहले दिन लिखना चाहिए था कॉस्ट, जब रीवैल्यूएशन आती तो मैं यूँ लिखता कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट, फिर तीसरे दिन जाके लिखता है इसको यूँ लिख लो या यूँ लिख लो, तो पहले ही दिन लिख लो ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उसके साथ लिख दिया इसका मतलब क्या है कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है ना। अच्छा चले वापस आए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 170, यहाँ पे आए 170, ये सीधा जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इधर आता था 44.167, ओहो ये तो पता ही नहीं था, 44.167 थाउजेंड में कर रहा था ना। ओके नेक्स्ट, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, क्या हो रही है डेबिट, डेबिट, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है ना, तो इसका डेबिट होना मतलब इसकी कमी है माइनस, तो कितना 30.08 जी, 30.083 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट बस क्लोजिंग निकालना है, क्लोजिंग निकालें जी 184.08084, ठीक है जी डन। अब ये क्या है जी, ये क्या है कॉस्ट, लाइन कैसी होगी 184.0, अच्छा ये क्या है जी ऊपर क्या है जी कॉस्ट, ये क्या है इसकी एक्यूमुलेटेड, इन दोनों को नेट करें तो क्या बनता है WDV बुक वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट ये पहले निकाल लेंगे, ये पहले फिगर निकाल ली। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी इस कॉस्ट में से इस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को क्या कर दो माइनस, माइनस करके आंसर बताओ 335 तो सही था ना, .99। अच्छा यार आप लोगों से टोटल ही नहीं होते वैसे आपस की बात। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये क्या आ गया जी बुक वैल्यू, ये क्या है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कह लो, रिटर्न डाउन वैल्यू कह लो, कैरिंग अमाउंट कह लो, कैरिंग वैल्यू कह लो। जो सोए हुए हैं ना ये कल ये सवाल पूछेंगे सर कैरिंग वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू ही होता है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ इसी को आप बुक वैल्यू कह लो, इसी को आप WDV कह लो, इसी को आप कैरिंग वैल्यू कह लो, इसी को आप कैरिंग अमाउंट कह लो, सब एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये निकली कैसे है, थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं इसको हम, अगर मिसाल के तौर पे A कह लें और इसको B कह लें तो ये कैसे निकला है A माइनस B करके। ठीक है ना, जिसको ना समझ आई हो तो आप समझ आ गई होगी कि एक्यूमुलेशन कैसे निकली है, कॉस्ट माइनस सॉरी बुक वैल्यू कैसे निकली है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। ले जी नोट तैयार हो गए, ये PPE का नोट है। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब इसी सवाल का अगला एसेट कौन सा है व्हीकल अकाउंट। अब व्हीकल अकाउंट आया तो क्या करोगे, इधर देखो, इधर देखो, इधर व्हीकल का कॉलम बनाओगे, एक कॉलम की जगह खाली छोड़ोगे, फिर ना कहना बताया नहीं। ठीक है, व्हीकल का अकाउंट बनाओगे, कॉलम बनाओगे और यही सारा काम व्हीकल के लिए करोगे और आपका वक्त शुरू होता है। अब मेरी बात सुनो, करना क्या है, पहले ये नहीं नोट करने लग जाना, इसका कॉलम ऊपर हेडिंग बना लो ना, जगह खाली छोड़ दो। ठीक है, और दूसरी हेडिंग बना के पहले नया काम खुद करो। ये व्हीकल का अकाउंट है, ये इसका एक्यूमुलेशन का अकाउंट है, तो पहले अपना टेस्ट करो, अपना टेस्ट पहले दो, जब ये हो जाए उसके बाद फिर ये भी बगैर देखे खुद करो, ये भी ये भी मैं इधर इशारा कर रहा हूँ भाई, ये भी बगैर देखे खुद करो। ठीक है, सही है। ये व्हीकल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है जी, इसका नोट बनाना है आप लोगों ने। शुरू हो जाए भाई, ये जो लिखा हुआ है ये सारा आ रहा है कैमरा में जी भाई। अब वो पिछली सीट भी खाली थी ना, तो मैं बच्चों से कहता वो कर दें ऊपर। ये बंद हो सकता है कहीं से हैं, बटन बंद कर दो पीछे को, पड़ा नहीं है। अच्छा किसी को यार मैसेज कर दें एडमिन वाले। अच्छा आप बैठे, हो गया बंद,
चंदा हो गया बंद, जल्दी करें। व्हीकल के लिए नोट बनाएं और फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के लिए नोट बनाएं, और ये बगैर बोर्ड के उस तरफ देखे बनाएं। ऑनलाइन वालों को तो नजर आ नहीं रहा, इंशाल्लाह नजर नहीं आएगा ये जब तक खुद बना नहीं लेते। और आप लोग पास होना चाहते हैं तो ईमानदारी से इसी तरफ देखें, खुद से बनाएं कोशिश करके। गलत ही हो जाएगा ना पहली बार। सर पहली बार ही हम खुद नोट बनाएं, पहली बार ही खुद बनाते हैं ना। तब तक मैं पानी नोश फरमा लूं। हम पानी नोश फरमा लेते हैं। पानी नहीं कहते तुसी नवाब साहब, मैं आना ही नहीं। क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले, पानी पीने की गुड़ुक गुड़ुक ना सुने, सवाल करें। अच्छा जी, ये कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें, ये होल फिगर्स हैं। अगर कोई आपको पॉइंट लग रहा है तो वो कॉमा ही होगा। मुझे आवाज आई कुछ इस तरह की, कहीं लग रहा है? हाँ, वो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। टोटली देख लेते हैं। 87 डेप्शन एक्सपेंस 87,667 है। हाँ, आप 1000 में कर रहे हैं तो आप पॉइंट लगा के उसको वहां पे लिख लीजिएगा। बना लिया नोट, हाथ खड़ा करें। दोनों का मुकम्मल। कोई जल्दी नहीं, आराम से करें। टेक लगा के ना बैठ जाए, मतलब काम तो करते रहें। कोई जल्दी नहीं, सर ने कह दिया स्कूल से, साइड पे रख दिया बॉल पॉइंट। एक तो मैसेज ही पढ़ लेता हूँ जरा, चलो। नहीं सर, बैठ जाओ ना इधर। मुकम्मल दोनों एसेट्स के नोट बन गए, मतलब दोनों कॉलम्स बन गए। 4-5 हैं, जल्दी करें बाकी। ये सवाल का साइज बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, नजर आ रहा है ना सबको? ये क्या देख रहे हो बोर्ड के उस साइड पे, क्या देख रहे हो? हाँ, क्यों देख रहे हो तुम में ज़हन? आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो। एसेट के अकाउंट में नॉर्मल 4 चीजें, ओपनिंग, एडिशन, दूसरी तरफ डिस्पोजल, माइनस और क्लोजिंग। विजुअलाइज करो, अक्यूमुलेट डेप्शन, ओपनिंग, डेप्शन एक्सपेंस, डिस्पोजल डेप्शन निकली और क्लोजिंग। क्या देख रहे हो उधर? कहा भी है मत देखो उधर। मेरी कड़ी नजर है आप लोगों पे, खबरदार। ओ भाई साहब, क्या देख रहे हो उधर उस साइड? नहीं, तुमने उस तरफ देखा है। बदतमीज नाफरमान बच्चे। इतना टाइम खुला दिया आपको मैंने, हालांकि मुझे जल्दी है। नहीं, इस बात को जो कुछ और आगे पढ़ाना है उसको पढ़ाने की जल्दी है। ठीक है जी। व्हीकल ओपनिंग बैलेंस 900 है। कोई एडिशन हो? एडिशन नहीं है, नोट ही नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी होता किसी एसेट में एडिशन। तो एक लिस्ट बनी होती है, तो एडिशन का कॉल की रो तो रखनी है ना। जिसका एडिशन होगा वो एडिशन आ जाएगा, जिसका नहीं होगा वो जीरो। ठीक है, और सही है ना? ओके, नेक्स्ट।
डिस्पोजल कोई है? यस, 40 कॉस्ट आ रही है डिस्पोजल की, तो 40 माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया? 860। देख लो लेजर का क्लोजिंग भी 860 ही होगा, ठीक है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है? 300। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 87.667। डिस्पोजल की डेप्शन निकली कितनी? 11 माइनस, और क्लोजिंग बैलेंस 367। 36, अच्छा सही है ना, 376 37.667। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, कॉस्ट में से इसको किया माइनस, तो आंसर 483.333 ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारे बिजनेस में अज्यूम करो ये दो ही एसेट्स थे बस, कोई तीसरा नहीं था, तो अब एक कॉलम हम इंसर्ट करेंगे टोटल का। कितना आ गया टोटल? 1400, 210, 230 माइनस हुआ, क्लोजिंग 1380। नेक्स्ट 470, ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया, 1834 और 083 माइनस हुआ, और 560.751। अब ये टोटल सारे एसेट्स की कॉस्ट में से टोटल सारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करो, तो 819.249। अब देखना जरा सबकी तवज्जो प्लीज, ये 819.249 ये वो बुक वैल्यू है जो सारे एसेट्स की हमारे बिजनेस की है, ठीक है। ये फिगर उठकर यहाँ पे बैलेंस शीट में आया करेगी 819.249। बात समझे हो? तो बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक फिगर नजर आया करेगी पीपीई की, वो बुक वैल्यू होगी। ये बुक वैल्यू की डिटेल क्या है? हम यूजर कहेंगे नोट नंबर फलां में जाके देखो, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो जो नोट नंबर यहाँ पे होगा यूजर नोट्स में जाकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में जाकर उस नोट को ढूंढेगा, वो नोट उसको मिलेगा, उसे पता चलेगा अच्छा इसके अंदर इनके पास प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल नामी एसेट्स हैं। बड़ी तफसील है अब इसके अंदर। साल के शुरू में इतने प्लांट एंड मशीनरी पड़े थे, ये एडिशंस हुए, ये डिस्पोजल हुए, ये क्लोजिंग है, ये डेप्रिसिएशन शुरू में थी, इतनी डेप्शन आई, ये डिस्पोजल डेप्शन निकली और ये बुक वैल्यू है। ऐसे ही व्हीकल एंड सो ऑन, 8 हों 10 हों, जितने भी एसेट्स की क्लासेज हैं, ठीक है। ये नहीं कि हर व्हीकल का अलग कॉलम बनाया हो, हर आप सेम क्लास ऑफ एसेट के लिए एक ही कॉलम बनाओगे, ठीक है ना। तो आपके 8 हैं 10 हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो कॉलमनर फॉर्म में यहाँ पर डिटेल आएगी उनकी, और उनके जो क्लोजिंग सबकी बुक वैल्यू होगी टोटल वाले कॉलम की, वो एक फिगर उठ के बैलेंस शीट के फेस के ऊपर चली जाया करेगी, ठीक है। तो सारा नक्शा सामने आया, बात समझ आ गई है? चलें ठीक। अच्छा, कुछ मुफ्त के नंबर और भी होते हैं, ठीक है। वो मुफ्त के नंबर क्या होते हैं? देखें, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो यूजर है उसको क्या पता कि आपने प्लांट एंड मशीनरी को किस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे डेप्रिशिएट किया है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, ठीक है, सही है। मॉडल रीवैल्यूएशन यूज कर रहे हो या कॉस्ट, तो यूजर को तो नहीं पता। आप अकाउंटेंट्स ने ये काम करके लेजर बनाए होते हैं ना, यूजर के सामने ये लेजर्स नहीं जाते। लेजर्स बिजनेस के यूजर के सामने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये बैलेंसेस जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने बनी है जो यूजर के सामने होंगी। अब यूजर को ये भी बताना है कि, अब क्योंकि सवाल मैंने पता नहीं कब उठाया था, उसके अंदर कौन सा मेथड है, तो मैं अज्यूम जो कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो अज्यूम जैसे सवाल के अंदर तो होगा ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मिसाल दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट हो रहा है, और जो व्हीकल है वो रिड्यूसिंग बैलेंस से। आउटपुट मेथड भी हो सकता था, लेकिन वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो जो सवाल के अंदर लिखा होगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख कर दिया, ये क्या है जी, डेप्रिसिएशन मेथड, ये क्या लिखा हमने, तो नोट की मेन बॉडी खत्म हो गई है, ठीक है। नोट की मेन बॉडी
का ही ये पार्ट है, लेकिन बुक वैल्यू के बाद ये तीन बातें हम बता रहे हैं। पहली बात, डेफिनेशन मेथड कौन सा यूज हुआ, ने कहा जी इसके लिए स्ट्रेट लाइन, इसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस, ये अज्यूम किया मैंने, ठीक है ना, सवाल में नहीं लिखा और सवाल में लेजर है, सही है। दूसरी बात, यूजफुल लाइफ या रेट, ये बता दो, रेट ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये 10% स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट हुआ है और ये 15% रिड्यूसिंग बैलेंस से, अब यूजर को देख के पता लग रहा होगा, और ठीक है ना। और तीसरी और आखिरी बात, मेजरमेंट बेसिस, क्या लिखा मैंने, और ये नाम से परेशान ना हो, ये बताना है कि हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा है या रिवैल्यूएशन। तो हम फिलहाल तो मैंने रिवैल्यूएशन इसमें डाली नहीं नोट में, तो ये क्या है, कॉस्ट मॉडल, और ये भी, और अगर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो उसके नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ये हमारे नोट की मेन बॉडी पूरी हो गई है। इसके बाद अब हम इस नोट के आगे दुम्मे लगाएंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। मेन बॉडी यही है नोट की, तो इसको नोट की मेन बॉडी को नोट कर लें, खुद ही लिखे, मैं नकल क्यों कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो बस दो ही चीजें हैं, एक एसेट की कॉस्ट यानी एसेट अकाउंट, और दूसरा इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हमने, इनको नेट किया और बुक वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो डिब्बा इधर भी लगा दो, ये क्या है कॉस्ट, ये क्या है एक्यूमुलेटेड, इनका डिफरेंस बुक वैल्यू, ठीक है जी। लें जी, आपने नोट बनाना सीख लिया, इतनी सी बात। तो मुश्किल लगा नोट, तो नोट तो कुछ भी नहीं है, बताओ है कुछ, नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो लेजर को ही स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है, ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा, ये समझ आ गया, ये फ्लो लॉजिकल, बुक वैल्यू उठ के यहाँ पे आई है, ये डिटेल, ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं, थोड़ा नोट की प्रैक्टिस कर लो, आज टाइम बचा तो आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेना, नहीं तो कल। ओके जी, आगे आए, मेजरमेंट बेसिस और रिवैल्यूएशन। लेकिन अभी तो कॉस्ट है ना, जो कोई एसेट, देखो सारे एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखना जरूरी नहीं है। एक क्लास को, ये मैं बेटा चुप कर जाए, एक क्लास ऑफ एसेट रिवैल्यू, अगर मिसाल एक बिल्डिंग रिवैल्यू की है तो बिल्डिंग सारी रिवैल्यूएशन मॉडल पे लानी पड़ेगी लाजमी। ये नहीं कि मतलब कि बिल्डिंग को रिवैल्यू कर लो और जिसका मतलब ना उसको ना करो, लेकिन अगर बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा है तो प्लांट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना जरूरी नहीं है। तो एक क्लास ऑफ एसेट के लिए एक मॉडल होना है। तो हो सकता है हमारे बिजनेस में एक क्लास ऑफ एसेट कॉस्ट मॉडल पे और दूसरी रिवैल्यूएशन मॉडल पे, तो वो नीचे वही लिखा है, जो कॉस्ट मॉडल पे होगी उसको नीचे कॉस्ट मॉडल लिख देंगे, नहीं तो रिवैल्यूएशन मॉडल लिख देंगे, ठीक है। ये सवाल आपके सामने नजर आ रहा है आपको, देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड नोट ऑफ पीपीई यूजिंग लेजर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल बाय स्टूडेंट्स। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, विदाउट रिवैल्यूएशन है, जल्दी से कर लें। ये नोट आपने बनाना है और सिर्फ 3 मिनट में बनाना है, कितने मिनट में, और नकल नहीं करनी, शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, फिर मैंने रिवैल्यूएशन की बात अब करनी है, जल्दी कर लें। मैं इतनी देर में ना, वो जो आपने कल क्वेश्चन किया है होमवर्क में, लेजर बनाए हैं, आप उधर रखिए, मैं उसके लेजर यहाँ जरा बना लूँ, ठीक है, कि मुझे दो यार नीचे गिरा दिए, चल रहे हैं, कोई बात। आप लोग जल्दी से नोट बनाएं। मुझे कोई बंदा लेजर तो दिखा दे कल होमवर्क, कोई बात, कोई एक बच्चा, फिर माजरत है, थोड़ा सा वेट कर लो, हाँ बना ले, एक आखिरी सफ़े पे जाके बना लो। एसिड का नाम नहीं था ना कल वाले सवाल में कोई,
यार ये 350 ही आया था, 312 और 150 कहाँ से आया? पहले को लॉस पड़ा था इस एसेट का? 312 इसमें से आया, बाकी 50 प्रॉफिट एंड लॉस पहले से। ये दूसरी रिवैल्यूएशन है, पहली है? दूसरी नहीं, ये वाली एंट्री है। ये तो जेकम जनवरी 16 की है ना? जी। मैं तो जेकम जनवरी 14 वाली एंट्री कर रहा हूँ। तुमने इसको 350 को काट के पता नहीं। बैठ जा यार, बैठ जा। समझ आइए गलती। जी तुमने क्या लिखा हुआ है कमेंटेशन को? और दे यार। जी कितने देर में आ रही है नोट? ये इतनी देर में अभी तक नोट नहीं बना आप लोगों से? या अल्लाह, या ना चक ला या मैनू छड़ दे। अल्लाह ना करे ऐसे ही, बस मजाक।
ले आए भाई इधर। सर आपके पास याद करो। भाई अगर इतना ऐसे हाथ खड़ा करना होता है ना तो फिर कैमरे के आगे ना बैठा करो। ले आए भाई इधर कैमरा। जी जिस नोट बनाया जिसने तो जिसने मैंने ले लिया था, और कोई नोट बन गया? अच्छा जी, मशीनरी का अकाउंट ओपनिंग 52,950, एडिशन 2480, डिस्पोजल माइनस करोगे 2800, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 52,630। इसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन ओपनिंग 28,350, ऑप्शन एक्सपेंस 5 पॉइंट, भाई इधर ले आए 5245, डिस्पोजल 887 और क्लोजिंग बैलेंस 32 पॉइंट यानी 32,708। ये WDV ये इस फॉर्मेट पे क्यों नहीं आया? 19,922 आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम किया बच्चों ने खुद से, अच्छा है चलें। यूजफुल लाइफ नहीं लिखी, रेट लिखा है तो यूजफुल लाइफ स्लैश रेट भी लिखें फिर, ठीक है। और मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल। ऐसे ही फर्नीचर का आपने बनाया और इसकी बुक वैल्यू आ रही है 1534, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है पहला स्ट्रेट लाइन और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ वो तो मैंने अज्यूम किया, फिर बच्चों ने सोल्यूशन में भी ऐसे ही अज्यूम कर लिया, ठीक है। सवाल तो बताएगा ना, जब वो सवाल करेंगे जो असल सवाल होगा उसमें बताएगा ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है। हैं ये दोनों चेंज ही तो हैं। वो कह रहे हैं टोटल कैसे निकलेगा? क्या चीज़ चेंज होगी? तो क्या हुआ, कॉस्ट वाले की भी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल वाले की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूड अमाउंट होगी, तो टोटल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लेस। ये लाइक अनलाइक कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 के अंदर हम दोनों मॉडल्स पे रख सकते हैं, तो हमने वो इकट्ठे करके ही रखे हुए हैं, वहाँ पे एक ही फिगर आएगी। अब वो डिटेल में जाकर देखेंगे, जो कॉस्ट मॉडल पड़ा है उसकी कॉस्ट नज़र आएगी यहाँ पे, और जो रिवर्स मॉडल पे उसकी रिवैल्यूड अमाउंट नज़र आएगी, ठीक है। जो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, अब टोटल तो फिर PPE ही है ना। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब ही क्या है कि हमने अपने एसेट्स को उठा के रिवैल्यूड अमाउंट पे रखा हुआ है, तो वो भी एसेट्स ही, दूसरे भी एसेट हैं जो कॉस्ट मॉडल पड़े हैं। तो ये लाइक अनलाइक कुछ नहीं है जी। और भाई ऐसे है ना, ओवर राइटिंग किया करो, इसे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी कैसे दो ओके जी। अच्छा वैसा है, फिलहाल मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करवाता हूँ ज़रा, रिवैल्यूएशन, ताकि समझ आ जाए। हम मल्टीपल एसेट्स को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल लाएंगे क्लास के अंदर मल्टीपल एसेट्स वाला। फिलहाल मेरे सामने एक कल वाला सवाल है जिसमें हमारा एक ही एसेट था और उस एसेट की आगे कोई 4, 5, 6 साल की ज़िंदगी की वर्किंग की हमने, और उस एक एसेट की ही हमने जो है वो लेजर्स वगैरह बनाए थे, ठीक है ना जनरल। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं हमारे पास एक ही एसेट है, ताकि मैं मल्टीपल ईयर्स को ज़रा आपके आमने सामने जब वो शो कर सकूँ। जाहिर सी बात है फिर टोटल का कॉलम तो नहीं बनाना, 2 साल की वर्किंग को ऐड करके, 2 साल के बैलेंस को ऐड करके तीसरा टोटल तो नहीं बना लेंगे ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस नोट में हो जाए, इसके लिए अब सिंगल एसेट के ऊपर आ गया हूँ और उसके मल्टीपल ईयर्स की तरफ जा रहा हूँ, ताकि हम रिवैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है ना, कि रिवैल्यूएशन को कैसे डील करना है इस नोट के अंदर। जब रिवैल्यूएशन पक्की हो जाएगी तो फिर हम उस मल्टीपल एसेट्स वाले नोट पे जाएंगे जिसमें कोई एसेट्स कॉस्ट मॉडल पड़े हुआ करेंगे, कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। बात समझ रहे हो? सवाल वैसे दोनों तरह से, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि सवाल तो मल्टीपल एसेट्स वाला ही आता है, जैसा मैंने आपको अभी नोट बनाना सिखाया, ठीक है। लेकिन ये आज और कल का दिन जो है ये हम जरा रिवैल्यूएशन को पक्का कर लें कि वो नोट में कैसे डील करते हैं। फिर जब रिवैल्यूएशन पक्की हो जाएगी हमारी नोट में, उसके बाद फिर हम मल्टीपल एसेट्स वाले नोट पे चले जाएंगे जिसमें कुछ एसेट्स कॉस्ट मॉडल हुआ करेंगे, कुछ रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। अब अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, जो कि हमारा एसेट है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? सोच के बताओ क्या होगा? ओपनिंग तो वैसे ही होगा। चेंज क्या हुआ था रिवैल्यूएशन मॉडल पे जब आया था एसेट? रिवैल्यूएशन के दिन कौन से 2 काम किए थे? बस इतनी सी बात है। नोट में भी इतना सही फर्क पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन है तो फिर ट्रांसफर भी होगी और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग, बाकी सब तो वैसे ही होगा, ठीक है। अब ट्रांसफर की एंट्री क्या होती थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इधर एक्यूमुलेटेड
डेप्रीसिएशन बना लेता हूँ मैं, ठीक है जी, और इसका भी ओपनिंग। अच्छा जी, अब मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्या है? क्रेडिट, ठीक है। अब ट्रांसफर की एंट्री में हम इसे क्या कर रहे हैं, मतलब कम माइनस, इसका मतलब अगर ट्रांसफर की एंट्री करेंगे तो यहां पर एक नई चीज क्या आ जाएगी, हाँ बस लिख दो ट्रांसफर। अगली बात आपको पता है ये ट्रांसफर क्या हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर हुआ है एसेट अकाउंट में, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, एसेट क्रेडिट का मतलब यहां से भी क्या करेंगे, तो ये एक तो ये नई चीज आ गई, ठीक है, क्या, ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री ही हमने लिखी हुई है भाई, ठीक है। ये देखो, ये देखो, जब भी होगा ये इस दिन जाकर रिवैल्यू हो रहा है ना, तो इस दिन क्या हो रहा है, पहली एंट्री क्या हो रही है, ये देखो देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, मतलब इसमें से 50 निकल गया, एसेट का अकाउंट क्रेडिट, इसमें से 50 निकल गया, तो यही हमने नोट के अंदर लिख दिया, कोई मसला। दूसरा काम क्या होता था जी, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। सरप्लस आता था तो एसेट बढ़ जाता था, लॉस आता था तो यहां पर बस एक ही कॉलम बना लो, एक ही रो रख लो, ठीक है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये आज लिख रहा हूं, कल से लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या चीज, रीवैल्यूएशन, बस रीवैल्यूएशन लिख दो, जान छुड़ाओ। अगर प्लस लिखा होगा तो मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस है, माइनस लिखा होगा तो ठीक है ना, पहले दिन ही काम आसान कि मैं दो रोज लिखूं फिर कहूंगा एक कर लो, कोई जरूरत नहीं है। बस रीवैल्यूएशन पे सरप्लस आएगा तो प्लस, लॉस आएगा तो हाँ एक ही चीज होगी ना, ठीक है। अच्छा, बाकी सब वैसे ही है। ये देखो, ये क्या है, ये नया नोट, नोट के अंदर रीवैल्यूएशन का असर बस इतना सही है, बाकी क्या था, बाकी तो वही एडिशन वैसे ही है, फिर वही डिस्पोजल्स माइनस होंगे जो कि अभी इस नोट में यूज नहीं होना, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा आंसर, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वही डेप्रीसिएशन, वही डिस्पोजल, ये तो अब याद हो गया ना बाकी। और फिर लो जी, अगर रीवैल्यूड एसेट हो ना, अगर रीवैल्यूड एसेट हो तो बस ये एक, ये दो और ये तीन, ये आइटम्स सिर्फ, लाइन आइटम सिर्फ हमारे जो है वो बढ़ गए, उसके अलावा बाकी सब वैसे का वैसे, ठीक है, ठीक है। अब मैं वैसे तो असूल क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, असूल ये है मोस्ट रिसेंट ईयर इधर हो कंपैरेटिव, यानी अगर मैं 14 में खड़ा हूं तो यहाँ 14 और इधर 13, लेकिन जरा फिलहाल पहला दिन है और दूसरा डिटेल लेंथी बहुत है ये, ठीक है, और मैं तरतीब से चलना चाह रहा हूँ, इसलिए आज के लिए मुझे माफ करें, सिर्फ आज के लिए मैं यहाँ पे पहले 12 लिखूंगा, फिर 13 लिखूंगा, फिर 14 लिखूंगा, फिर 15, बात समझ रहे हो, ठीक है ना, ये मुझे माफ कर दोगे। उसूल तो यही है कि रिसेंट को सबसे पहले रखना चाहिए, कंपैरेटिव को बाद में, ठीक है ना। चलो अच्छा जी, अब अगर बात करें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, हमारा सिर्फ ये एसेट बस ये एक ही है, ठीक है ना, मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन को कैटर करना सिखा रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो जी। तो यहाँ पर हमने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, सॉरी इधर ले, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर तो वहाँ लिखा हो, यहाँ लिख लो बस 2012, हर बार लिखना पड़ेगा 2012। इधर देखना आप सारे, लेजर से देख के बना लो, आज कोई मसला नहीं, आज लेजर से देख के बना लो। अभी डायरेक्ट की बात, डायरेक्ट बनाना सीखेंगे हम, लेजर की मोहताजी इंशाल्लाह छोड़ देंगे, वो दिन आएगा, वो दिन इतना दूर भी नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल आज पहला दिन है, जिंदगी में पहली बार नोट बनाया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था 12 में, 500 नहीं था, ओपनिंग में 0 था, फिर एडिशन, अच्छा ट्रांसफर कुछ हुआ नहीं क्योंकि रीवैल्यूएशन साल नहीं हुई, तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कोई नहीं, हाँ एडिशन आया 500, कोई डिस्पोजल, लो जी क्लोजिंग बैलेंस बता दो, ठीक है। एक्यूमुलेशन 0, 25 0 माइनस, ठीक है, तो क्या आ गया 25, इनको नेट किया तो बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 475। मुश्किल काम आसान, देख लो एसेट क्लोजिंग क्या बता रहा है, पहले साल के एंड पे 500 और एक्यूमुलेशन का अकाउंट क्लोजिंग, इन दोनों को नेट करो दो बुक वैल्यू को, मसला 2013 आया। अब एक साल पहला मुश्किल होता है जो पहला बनाए, उसके बाद उससे अगला तो आसान। क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले, तो लेजर में भी ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले क्लोजिंग को ओपनिंग बनाते थे, ये मुफ्त के नंबर मिस नहीं करने, क्लोजिंग बैलेंस क्या बन गए, ओपनिंग, ठीक है। अब कोई ट्रांसफर, कोई रीवैल्यूएशन, कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, सभी 0, तो ये 500 का 500 ही पड़ा, और ठीक है ना। अच्छा, अब आए डेप्रिसिएशन की तरफ, ओपनिंग 25, कोई ट्रांसफर की एंट्री सिर्फ तब आएगी जब अगला साल करके छुट्टी देनी है, आपने सारी जिंदगी का इस तरह से नोट बना के लाना है घर से, ठीक है जी। 25 0 50,
500 में से 50 माइनस करो तो 450। ठीक है, अगला साल 2014, सबसे पहले क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाओगे। अब रिवैल्यूएशन है इस साल में, तो रिवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम क्या करते थे, ट्रांसफर के लिए एंट्री, एक्यूमुलेशन, डेबिट। तो यूं हो सकता है ना हम 2014 में खड़े हों और ये एसेट रिवैल्यूड मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, कोई और वो कॉस्ट पे हो, तो ये उसका वो रेलेवेंट साल बना रहे हैं हम, ठीक है ना। इकट्ठे सवाल के अंदर फिर देखेंगे ये सब चीजें, ठीक है ना। फिलहाल तो सिर्फ रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस आ गए भाई। अब रिवैल्यूएशन के दिन क्या एंट्री करनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट एसेट माइनस करना था ना, पहले ही लिखा हुआ है। अब कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, नोट में तो और आसानी हो गई, एंट्रीज में जाकर ढूंढना भी नहीं पड़ा। ये देखो सामने कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है, ये 1 जनवरी 14 का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इसी दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, सही है। तो इस दिन ये 50 का 50 यहां से माइनस करके इधर से क्रेडिट कर दो, डेबिट क्रेडिट, समझ आती है बात। दूसरा काम क्या किया था, आप कहते हो जी हम तो लेजर से देखेंगे, लेजर से देख लो। ओपनिंग किधर गया, ये ओपनिंग 500, दूसरा काम -50 हो गया, एसेट का हो गया, फिर 350 रिवैल्यूएशन प्लस हो गया, प्लस कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, ये सिर्फ तैयारी कराई है कि सब कुछ ही हो सकता है। कितने पे आ गया, यही तो रिवैल्यूड अमाउंट थी, ये निशानी रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 हो गया। अब इस साल की डेप्रिसिएशन ये देखो, 50 में से 50 निकल गया, अब 44 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 14 वाले साल में, डिस्पोजल तो कोई है नहीं, यही 40 क्या, ओके जी 750। तो आपकी वर्किंग जो थी ना, वर्किंग उसका बैलेंस और ये बैलेंस आपका बिल्कुल मैच हो रहा होगा, क्योंकि उसमें बुक वैल्यू आ रही होती थी, ठीक है ना, बात समझे हो। अब अगले साल ये 800 ओपनिंग, ये 44 ओपनिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक तो आपने इस सारे 18 तक की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। हम पर्चे में ऐसा सवाल नहीं करेंगे, पर्चे में सवाल नहीं आता, पर्चे में इस एसेट का कोई एक साल होगा, मिसाल के तौर पर 17 में लाके खड़ा कर देगा, 18 में लाके खड़ा कर देगा, ठीक है। तो हम फिर सिर्फ वो वाला रेलेवेंट ईयर, लेकिन यहाँ पे तैयारी तो फिर इसी तरह से करनी है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एक तो सुन लो, एक तो आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 लेक्चर 9 का क्वेश्चन जो 1 था उसका नोट स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, मैंने स्टार्ट ही किया, कंप्लीट तो नहीं किया। और होमवर्क में क्या किया आपने, ये क्वेश्चन 1 ऑफ लेक्चर 9 जो भी शुरू किया इसका नोट भी बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन 1 लेक्चर 8 का जो है आपके पास लेजर्स बने हुए हैं उसका भी नोट बनाना है आपने। क्वेश्चन 1 लेक्चर, ये सारे क्लास वर्क वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं क्लास में, उनके जर्नल एंट्रीज हैं, वर्किंग्स हैं, लेजर बने हुए हैं, जस्ट उनका क्या करके आना है आपने, जितने साल हो उतने साल का नोट बनाना है। लेकिन एक मेहरबानी कर देना, आप लोग रिसेंट, चलो ठीक है ऐसे ही बना के आ जाना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।